हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैबुनिसा शेख, आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है आप सभी का। आज हम एसएसटी सब्जेक्ट देखेंगे। प्रीवियस ईयर के कुछ सवालात है वो हम सॉल्व करेंगे आज। पहला सवाल है, ब्लाइंड अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन ऑल्सो कॉल्ड सुसु इज फाउंड इन द रिवर गंगा एंड डैश। मतलब क्या दिया गया है कि एक डॉल्फिन है जिसे सुसु के नाम से जाना जाता है, सुसु। ठीक है, और ये जो है गंगा रिवर में पाई जाती है, गंगा। ब्लाइंड डॉल्फिन की एक किस्म जिसे सुसु भी कहा जाता है, गंगा नदी और डैश नदी में पाई जाती है। यानी गंगा में और इसके अलावा जो नदी है उसका नाम आपको सिलेक्शन करना है। सबसे पहला है ताप्ती, बी है महानदी, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है कावेरी। देखिए, ए है ताप्ती, बी है महानदी, सी है ब्रह्मपुत्र, और डी है कावेरी। ठीक है, तो अब ये जो डॉल्फिन है जो सुसु के नाम से जानी जाती है गंगा रिवर में, और गंगा कहाँ है, ये जो आपका इंडिया का मैप है, इस तरह से ये मैप है जो आपका नॉर्थ साइड जो है ना, गंगा रिवर यहाँ नॉर्थ के साइड जो है यहाँ से स्टार्ट होती है ना। तो जाहिर सी बात है कि वहीं के आसपास की कोई रिवर में वो पाई जाएगी। तो ताप्ती तो नहीं आएगा, क्योंकि ताप्ती जो है वो वेस्ट साइड है नदी। महानदी भी जो है वो थोड़ा साउथ में आएगी, और ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया के ये वाले हिस्से में आएगी। अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है ना, यहाँ पर आएगी ब्रह्मपुत्र। और कावेरी जो है वो इंडिया के मैप में ये नीचे साउथ साइड आएगी, कावेरी कर्नाटक के साइड। तो हम इस तरह से भी अगर डायरेक्शन वे में देखा जाए तो ये जो ब्रह्मपुत्र है ना, ये आपका सही आंसर है कि ब्रह्मपुत्र में, यानी यहाँ तो है गंगा, ठीक है, और यहाँ है ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर जो है वो डॉल्फिन पाई जाएगी आपका। तो आपका सही आंसर है सी, ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह से भी हम एलिमिनेट करके जो है आंसर पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयालय बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरायूर वेर सबॉर्डिनेट टू। मतलब विजयालय उरियोर के चोलों के परिवार के थे, निम्नलिखित में से किसके अधीन थे। मतलब ये जो विजयालय है, विजयालय जो है ना, ये चोला की राजधानी कह सकते हैं, वो है
तो ये जो है किसके अंडर में रह के काम किया करती थी, तो वो हमें सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर दिया है चेरा, डी है पाला, सी है पल्लव और डी है पांड्या। देखिए पांड्या जो है ना वो मदुरई की राजधानी हुआ करती थी, और ये जो विजयालय का ताल्लुक है ना, इसका ताल्लुक ये पल्लव से है। विजयालय जो डायनेसिटी थी उस दौर में, ये पल्लव के अधीन रहकर जो है काम किया करती थी। पहले पल्लव लोगों के अधीन मतलब उनके अंडर में रहकर काम करती थी। बाद में वो जो है धीरे धीरे डेवलप हुई, आगे बढ़ी, और जो है उसने खुद अपना जो है राज शासक जो है स्टार्ट किया, चोला के नाम से, जिसे हम कहते हैं चोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है आपका, Who among the following founded the self-respect movement? Self-respect movement. ठीक है, मूवमेंट मतलब तहरीक। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट मतलब जो उस दौर में, पहले के दौर में जो निचली जाति के लोग हुआ करते थे, जहाँ छूत छात का मतलब बहुत ज्यादा चलन था, बहुत आम था, लोगों को कमतर समझा जाता था। जो है निचले तबके के लोगों को जो है कुएं से पानी भी लेने नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से जो लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता था, तो उस चीज को रोकने के लिए, बंद करने के लिए जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नाम की जो है तहरीक चलाई थी। तो यहाँ क्वेश्चन वही दिया गया है कि ये जो तहरीकें किसने चलाई थी। तो A.V. रामास्वामी या पेरियार, बी है श्री नारायण गुरु, सी है B.R. अम्बेडकर, डी है स्वामी विवेकानंद। तो बहुत से लोगों को ऑप्शन में B.R. अम्बेडकर का नाम सुनकर या देखकर लगेगा कि वो राइट आंसर है, लेकिन ये जो मूवमेंट है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है ये E.V. रामास्वामी ने चलाई थी, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। E.V. रामास्वामी, E.V. रामास्वामी, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज्यादा मशहूर है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे ही लिखती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन। ओल्डेस्ट रॉक, ओल्डेस्ट रॉक मतलब कदीम तरीन चट्टान, कदीम तरीन चट्टान है ना। ओल्डेस्ट रॉक, कदीम तरीन चट्टान कहाँ पाई गई। तो ए है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ इंडिया या फिर हवाई आइसलैंड। तो कहाँ पाई गई, तो इसका राइट आंसर है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया।
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है वो दुनिया की कदीम तरीन चट्टान ओल्डेस्ट रॉक जो है वो यहाँ पाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the smallest migratory bird to travel from Arctic region to India? मैं बताना चाहती हूँ, आपको थोड़ा अंधेरा जैसा लग रहा होगा, थोड़ा लाइट का इश्यू है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा आप लोग उम्मीद करती हूँ एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारा सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। प्रवासी पक्षी यानी कि जो ट्रैवल करके आते हैं दूसरे दूसरे देशों से, तो कौन सा है चारों में से? एक तो है पिंटेल डक, बी है लिटिल ऑस्प्रे, सी है फ्लैमिंगो और डी है लिटिल स्टेंट। तो इन चारों में से कौन सा है? ध्यान रहे कि स्मॉलेस्ट पूछा, स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट है इन चारों में से लिटिल स्टेंट। लिटिल स्टेंट जो कि सबसे छोटी बर्ड है। ये बिल्कुल चिड़िया की तरह दिखती है, छोटी सी, जो कि माइग्रेट करती है आर्कटिक से। ये हमारी जो है जमीन है, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला सर्कल है ये आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक, और नीचे वाला जो रहता है ना उसे कहते हैं अंटार्कटिक। अंटार्कटिक सर्कल, ये ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल और नीचे वाला अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो हमारे लिटिल स्टेन जो है ना, ये नॉर्थ साइड से यानी आर्कटिक सर्कल से जो है माइग्रेट करके आती है। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और इसका जो वजन है ना 15 किलोग्राम होता है, सिर्फ और सिर्फ 15 किलोग्राम। तो सोचिए वो कितनी छोटी और कितनी हल्की फुल्की है, और 8000 किलोमीटर का फासला तय करके आती है वो। 8000 किलोमीटर का फासला तय करके आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेसिटी टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज। फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेसिटी, देखिए गुप्ता डायनेसिटी, गुप्ता डायनेसिटी मीन्स गुप्ता वंश। गुप्ता वंश के कौन से राजा है जिन्हें महाराजा अधिराज की जो है उपाधि मिली थी? उपाधि मीन्स टाइटल मिला था, महाराजा अधिराज। देखिए गुप्ता डायनेसिटी के ना एक है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन है, ठीक है, चंद्रगुप्त वन है, और उनके बेटे समुद्रगुप्त है, समुद्र उनके बेटे समुद्रगुप्त है, और समुद्रगुप्त के बेटे जो है चंद्रगुप्त सेकंड। ये चंद्रगुप्त वन है, उनके बेटे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। अभी क्वेश्चन है महाराजा अधिराज की जो उपाधि है, जो टाइटल है, वो किसे मिला है? तो वो टाइटल जो है ये चंद्रगुप्त वन को मिला है, ठीक है।
और उनके बेटे समुद्रगुप्त जो है उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। और चंद्रगुप्त II को जो है विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त II को विक्रमादित्य उपाधि मिली थी। तो ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है महाराजा अधिराज, इस उपाधि से रिलेटेड पूछा है। तो इस उपाधि से रिलेटेड जो है चंद्रगुप्त I है। क्लियर। समुद्रगुप्त को भी महाराजा अधिराज की उपाधि मिली थी, लेकिन सबसे पहले महाराजा अधिराज की जो उपाधि है वो चंद्रगुप्त I को मिली। उसके बाद जो सेकंड वाली जो मिली थी वो समुद्रगुप्त को मिली। उसके बाद समुद्रगुप्त के जो बेटे थे जिन्हें चंद्रगुप्त II कहा जाता है, उन्हें विक्रमादित्य की जो है उपाधि मिली थी। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता था कि विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को मिली थी। तो उसमें आपका आंसर ये होता था चंद्रगुप्त II। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्रगुप्त को ना भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज रोका। शिफ्टिंग, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी। ठीक है, खेती बाड़ी या काश्तकारी जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं। शिफ्टिंग, देखिए नाम से हमारे समझ में आ रहा है शिफ्टिंग यानी कि पर्टिकुलर एक जगह पर जो है खेत की जाती है, फिर वहाँ करने के बाद जो है फिर दूसरी जगह जाकर उस जमीन को एक बार मतलब काश्त के लिए यूज किया जाता है। जब वहाँ काश्त मुकम्मल हो जाती है तो फिर जो है दूसरी जगह जाके काश्त की जाती है। उस जमीन को जो है कुछ अरसे के लिए, कुछ साल के लिए जो है छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की जो कल्टीवेशन की जाती है, काश्तकारी की जाती है, उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। और हर जगह पे जो है ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे कि यहाँ पे रोका नाम दिया गया है उसको, रोका, और पूछा गया है कि ये कौन से मुल्क में उसे इस नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोका के नाम से किस मुल्क में जाना जाता है? पहला है मैक्सिको, बी है ब्राजील, सी है मलेशिया और डी है नदर्न इंडिया। तो रोका के नाम से जो है ब्राजील में जाना जाता है। ब्राजील, रोका के नाम से ब्राजील में जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को शिफ्टिंग कल्टीवेशन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मैं असल में सोच रही हूँ कि इंडिया में भी उसे कुछ कहा जाता है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। पढ़ाते दौरान मेन पॉइंट याद नहीं आता एकदम से। खैर याद आएगा तो मैं आप लोग को बताती हूँ। नेक्स्ट है
द करंट लोकसभा फ्रॉम onwards इज द डैश, है ना। मतलब जो अभी हाल ही में जो लोकसभा चल रही है, हाल ही में जो लोकसभा चल रही है या जो लोकसभा मौजूद है वो कितनी भी है ना। आजादी के बाद कितनी भी लोकसभा है वो जो अभी मौजूद है, तो उसका सही आंसर है 17। ठीक है, अलग अलग दिया है 14, बी में 15, थर्ड में 16, फोर्थ में 17, तो आपका सही आंसर है 17 लोकसभा है। और अभी आने वाले इलेक्शन में जो लोकसभा तय की जाएगी वो 18 रहेगी। ठीक है, हमारा जो इलेक्शन है ये भी हमें याद रखना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट इलेक्शन है ये 1951 से 52 में स्टार्ट किया गया था, और तब से लेके अब तक की जो हमारी लोकसभा है वो 17 थे, और जो आएंगी जो इलेक्शन अब होगा और जो होगी वो 18 रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Petroleum and natural gas that occur far below the earth's surface are extracted through, मतलब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, इनका निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह क्या है। ए है ओपन कास्ट माइनिंग, बी है ड्रिलिंग, सी है क्वेरिंग और डी है शाफ्ट माइनिंग। मतलब ये चारों भी ना माइनिंग की किस्में है। माइनिंग जमीन खोद कर जो ईंधन निकाला जाता है, मिनरल्स ईंधन जो निकाला जाता है, तो ये चार उनकी किस्में दी गई है। ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब है जिसमें जमीन को जो है ज्यादा खोदा नहीं जाता है, ये आपकी जमीन है बस ऊपरी तौर पर ही खोद कर जो निकाला जाता है ऊपरी सतह से, उसे कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ड्रिलिंग जो बहुत ज्यादा गहराई में, जो गहराई तक जमीन की सतह तक जो खोद कर ईंधन निकाला जाता है उसे कहते हैं ड्रिलिंग। और उसके बाद है शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग का मतलब जो होता है मीडियम में जो खुदाई करके ईंधन निकाला जाता है उसे कहेंगे शाफ्ट माइनिंग। तो यहाँ पर जो जिक्र किया गया है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जिक्र किया गया है, जो कि जमीन के बहुत ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं, मतलब यहाँ नीचे के साइड पाए जाते हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो इस गहराई में जो माइनिंग की जाती है उसे कहेंगे हम ड्रिलिंग। तो यहाँ आपका राइट आंसर ड्रिलिंग हो जाएगा इन चारों में। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए जो है हम ड्रिलिंग यूज करेंगे माइनिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कावेरी रिवर डिस्प्यूट इज बिटवीन, कावेरी नदी विवाद डैश के बीच है। देखिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इस तरह से है। तो कावेरी रिवर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना उसकी प्लेस है वो कौन सी दिशा में। तो ये हमारे इंडिया के साउथ साइड में है, और यहाँ जो है
अपने घर से साल यहाँ समझ लीजिए कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक है यहाँ पर, और यहाँ जो है केरला है ना, ये केरला है, ये कर्नाटक है, और जो है यहाँ ये साइड जो है ना तमिलनाडु है, तमिलनाडु। तो जो कावेरी रिवर है ना वो इनके ही बीच में है, कावेरी। कावेरी रिवर इनके बीच में है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन किया गया है कावेरी नदी रिवर डैश के बीच में है, तो किसके बीच में नजर आ रहा है आपको? देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है कावेरी रिवर को लेकर, क्योंकि वो दोनों स्टेट से होके गुजरती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश तो आपका यहाँ ऊपर है, तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक यहाँ है। बी है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश यहाँ है, तमिलनाडु यहाँ है, जबकि आपकी जो कावेरी रिवर है वो यहाँ है। सी है केरल और कर्नाटक। केरल भी इधर है, जबकि रिवर यहाँ है। तो आपका लास्ट ऑप्शन है तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक, और यही जो है आपका करेक्ट आंसर भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडिता रमाबाई वॉज एन एमिनेंट संस्कृत स्कॉलर of the 19th century. Following are three statements made by students in a class. Choose the option that reflects her life and views. यानी कि पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी। यहाँ पर क्वेश्चन में एक लेडी का जिक्र है जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। ये एक महिला है पंडिता रमाबाई, जो कि संस्कृत की स्कॉलर है, ठीक है। तो उसके बारे में स्टेटमेंट नीचे दिया गया है, और आपको सिलेक्शन करना है कि उससे रिलेटेड कौन सा सही स्टेटमेंट है। ए है हिंदुइज्म हैज इन प्रोग्रेसिव टूवर्ड वुमेन, मतलब हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा है। क्या उन्होंने ऐसा कहा था? नहीं, उन्होंने बिल्कुल इसके अपोजिट कहा था कि हिंदुइज्म जो है वो महिलाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि मतलब उसमें जो है महिला को जो है नीचा समझा जाता है और निचला समझा जाता है, और उन्हें ज्यादा अहमियत दी नहीं जाती है, उनका इस्तेहसाल किया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड है फाउंडेड अ विडो होम एट पूना। विडो होम, विडोज होम, विडोज होम का मतलब होता है बेवा औरतें। जो बेवा औरतें हैं उनके लिए उन्होंने जो है एक मतलब आश्रम खोला था पूना में। तो जी हाँ, ये राइट स्टेटमेंट है कि उन्होंने बेवाओं के लिए जो है एक आश्रम जो है खोला था पूना में। और थर्ड है wrote the book स्त्री पुरुष तुलना कंडेमिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। देखिए स्त्री पुरुष तुलना ये जो बुक है ना, ये पंडिता रमाबाई ने नहीं लिखी है, ये बुक लिखी है ताराबाई शिंदे ने। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना। नाम से समझ में आ रहा है कि मैन वुमेन से जो है कंपेयर किया गया है इस बुक में।
और जिसे लिखा था इस बुक को लिखा था ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना ये बुक लिखी थी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ये बुक किसने लिखी थी, तो ताराबाई शिंदे। और पंडिता रमाबाई जो है, उन्होंने पूना में विडो होम जो है खोला था बेवाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वेर फाउंड इन, मतलब बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे पाए गए। कहाँ पाए गए उनके अंडे बड़ी तादाद में, तो देखिए पाटने, ये महाराष्ट्र में पाटने नाम की जगह पर जो है शुतुरमुर्ग के अंडों के जो है छिलके पाए गए थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और बहुत ज्यादातर शिफ्ट में आ चुका है एग्जाम्स में। तो सही आंसर आएगा पाटने, जो कि महाराष्ट्र में है। आपके ऑप्शन में कालीबंगा दिया है, हम्पी दिया है, कोलकाता दिया है और पाटने दिया गया है। तो सही आंसर पाटने है, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब सही स्टेटमेंट कौन सा है, नीचे दिए गए हैं। यहाँ आपको ना रॉक से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया गया है, रॉक से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रॉक कौन कौन सी होती है। एक तो सेडिमेंट्री रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक, और इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनती है और सेडिमेंट्री रॉक बनती है। मतलब ये जो चट्टान होती है, जब लावा फटकर बाहर आता है, जमीन के हीट से जो है लावा फट के इस तरह से बाहर आता है, और फिर जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर जो चट्टान रेडी होती है, उसे कहते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक कहते हैं। और जब मौसम की वजह से जो है हवा से, मौसम के वेदरिंग की वजह से जो है पहाड़ों के या कुछ पत्थर, रेत वगैरह के जो है उड़कर जो स्टेप बाय स्टेप जमा हो जाते हैं, है ना, सालों में, अरसे में स्टेप बाय स्टेप टूट के मौसम की वजह से जो जमा होते हैं स्टेप बाय स्टेप, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जमा हो जाते हैं, इसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक है। और फिर उसी पर अगर बहुत ज्यादा हीट पड़ जाती है, ज्यादा हीट पड़ने से भी एक अलग टाइप की रॉक जो है रेडी होती है। समझो ये एक रॉक है, इस पर बहुत ज्यादा हीट पड़ रही है, और हीट पड़ने से जो रॉक तैयार होती है एक अलग से, उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। तो इस तरह से 3 टाइप के जो है रॉक्स होते हैं,
तो अब यहाँ क्वेश्चन है कि आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से आपको करेक्ट कौन सा है वो बताना है। ए है रेड फोर्ट इज मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, वेयर द ताजमहल इज मेड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मतलब लाल किला अवसादी शैल से बना है, जबकि ताजमहल कायंतरी शैल से बना है। मतलब लाल किला जो है आपका, लाल किला वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है, मतलब ये वाली रॉक से। लाल किला सेडिमेंट्री रॉक से बना है ऐसा कहा है। और जबकि ताजमहल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, ये पहला स्टेटमेंट दिया है। ठीक क्लियर ना कि लाल किला सेडिमेंट्री से बना है और ताजमहल जो है मेटामॉर्फिक से बना है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो और आगे जो है इन्हीं को आगे पीछे करके कंफ्यूज कर दिया गया है बाकी के 3 स्टेटमेंट में। ये दोनों ही रॉक का जिक्र है। तो मैं बता दूं जो पहला ऑप्शन है ना वही सही है, कि जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट लाल किला जो है सेडिमेंट्री से बना है। सेडिमेंट्री जो मौसम की वजह से परत दर परत चट्टानें जो रेडी होती है उसे सेडिमेंट्री कहते हैं, और उसी से रेड फोर्ट यानी लाल किला बना है। तो ये सही है। और उसी में एक और स्टेटमेंट दिया है कि आपका जो ताजमहल है जिसे हम संगमरमर से तैयार किया गया है ऐसा कहते हैं, तो जो संगमरमर है ना वही है मेटामॉर्फिक चट्टान, उससे बना है। तो ये भी सही है कि ताजमहल जो है मेटामॉर्फिक से रेडी किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं ना इसको और डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि ये इग्नियस रॉक्स में भी ना 2 टाइप है, मतलब अंदरूनी बैरूनी, इस तरह से इग्नियस में भी 2 टाइप्स है, और वो 2 टाइप्स में भी अलग अलग किस्में हैं। तो अभी मैं और डिटेल में जाऊंगी तो टाइम और ज्यादा हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना आप लोग समझ जाइए जो क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट है बाय द 17th सेंचुरी पुर्तगीज बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो। देखिए इंडिगो इंडिया में जो हमारे इंडिया में बाहर से जो लोग आए हुए थे, हाँ अलग अलग लोग आए थे, ब्रिटिश है, पुर्तगाली है, तो ये लोग इंडिया में आके ना हमारे किसानों से जो है नील की फसल, नील जिसे हम कहते हैं, नील ब्लैक से लिखो, पता नहीं ये रेड मार्कर को क्या हो गया, नील कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंडिगो कहते हैं, है ना। ये मतलब उगाने पर जोर देते थे वो लोग हमारे इंडिया के किसानों पर। तो क्या होता था कि मतलब ये जो इंडिगो उगाते थे ना, तो वो जमीन बंजर हो जाती थी, दोबारा फसल उगाने के लायक ही नहीं रहती थी। तो नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। तो इसीलिए क्या हो गया था, हमारे इंडिया में हमारे भारत के किसानों ने ना मतलब एहतजाज किए थे कि हम जो है नील की काश्त नहीं करेंगे। तो बहुत बड़े पैमाने पर ये जो है हुआ था। तो इसीलिए फिर जितने भी ताजिर थे बाहर के आए हुए, वो लोग जो है फिर अलग अलग जगह जाकर नील की काश्त करने लगे। तो आपका क्वेश्चन वही पूछा गया है कि 17th सेंचुरी में पुर्तगीज जो है कहाँ गए थे नील की काश्त करने। तो वो लोग कहाँ गए थे, ए में दिया है कैरिबियन आइसलैंड गए थे, बी है ब्राजील गए थे, सी है जमाइका और डी है वेनेजुला। मैं चारों ऑप्शन ना लिखती हूँ, बस 2 सेकंड, क्योंकि वो चारों से रिलेटेड बताना है ना। तो ए है कैरिबियन आइसलैंड्स, बी है ब्राजील,
और सी है जमाइका, डी है वेनेजुएला। ठीक है, तो ये पुर्तगीज का पूछ रहे हैं ना, तो पुर्तगीज लोग जो है ना ब्राजील गए थे, ब्राजील पुर्तगीज गए थे। ठीक है, सॉरी ओ आना चाहिए, कभी कभी ना ये स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत होती है मेरे से। पुर्तगीज, हाँ, ये लोग जो है ब्राजील गए थे नील की काश्त करने। ठीक है, और कैरिबियन आइलैंड कौन गया था, मतलब ये जितने भी 4 ऑप्शन है ना, यहाँ नील की काश्त करने गए थे कोई ना कोई, लेकिन कौन गया था ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ब्राजील में तो पुर्तगीज गए थे, और कैरिबियन आइलैंड में कौन गया था, वहां गए थे फ्रेंच गए थे वहां पे। और जमाइका में गए थे ब्रिटिश इंग्लैंड, जो आपको बोलना है इंग्लिश है ना, इंग्लिश ब्रिटिश, ये लोग गए थे जमाइका में। और वेनेजुएला में गए थे स्पेनिश। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को भी याद हो जाए ना, आप देख रहे हैं तो कुछ तो फायदा हो ना, याद हो जाना चाहिए। कैरिबियन आइलैंड फ्रेंच, वो गए थे वहाँ काश करने। ब्राजील में पुर्तगीज गए थे, जमाइका में देखिए ऐसे ही होता है मेरे साथ, बर्तानिया के लोग अंग्रेज गए थे। ठीक है, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग गए थे। तो इतने ही क्वेश्चन मैं जो है रेडी की थी एसएसटी के, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आपको ये वाला लेक्चर कैसा लगा, आपके समझ में आया क्या, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है और कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो मैं इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट करूंगी। और आपको ऐसा लग रहा है कि और क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए था, तो वो भी मुझे जरूर बताइए। तो इंशाल्लाह ताला मैं और मतलब बड़ी वाली पीडीएफ रेडी करूंगी। और अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोल रही हूँ, थोड़ा और मुझे फास्ट बोलना चाहिए, तो वो भी मुझे जरूर बताइए। और मेरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अभी 30 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हम लोग। हम सब जो है इंशाल्लाह ताला और क्वांटिटी बढ़ जाएगी आप लोगों की हेल्प से। उम्मीद करती हूँ आप लोग शेयर करेंगे, और जो है हम लोग इसी तरह आगे भी जो है सॉल्व करेंगे और एग्जाम जो है क्लियर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।